हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और इकाई फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई फर्स्ट में हमने बहुत कुछ पढ़ा। आज बीएड प्रथम वर्ष या फर्स्ट ईयर भौतिक विज्ञान प्रकरण अपना जो एक आपको पता हो कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है, जिसको हम एनसीएफ बोलते हैं 2005 में। उस 2005 में या एनसीएफ के अनुसार भौतिक विज्ञान में किस तरह का पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए और किस तरह के आयु के अनुसार, बच्चों के अनुसार, शिक्षक के अनुसार, समाज के अनुसार, राष्ट्र के अनुसार एक पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए, उन सभी चीजों को, इन सभी बातों को सम्मिलित करते हुए एक भौतिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम निर्मित होता है, तो उस हम आज जो एनसीएफ यानी 2005 में भौतिक विज्ञान के जो आधार रखे, विज्ञान शिक्षण का जो आधार पत्र रखा है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज रहेगा जो राष्ट्रीय, या मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एनसीएफ 2005 विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र। विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र। एनसीएफ विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र यानी सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 में विज्ञान की पाठ्यचर्या के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए, जिनका प्रभाव वर्तमान विद्यालय पाठ्यचर्या में अनिवार्य रूप से देखा जाता है। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 में विज्ञान के पाठ्यक्रम से जो दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे, तो वो जिनका प्रभाव आज भी विद्यालय पाठ्यचर्या पर अनिवार्य रूप से देखा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 के आधार पत्र के अनुसार विज्ञान पाठ्यचर्या निम्नलिखित अवधारणाओं पर पाठ्यचर्या का आधार बनाया। मतलब जो आधार थे वो किन आधारों पे भौतिक विज्ञान यानी विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र या पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया, तो उन आधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राथमिक स्तर से विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था, सबसे पहला है कि प्राथमिक स्तर से विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था। प्राथमिक शिक्षण की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से ही यानी पहली क्लास से ही विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो उनके लिए क्या करा कि प्राथमिक स्तर से ही विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था का सुझाव राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 में दिया गया। यानी प्रथम क्लास से ही विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, विज्ञान का शिक्षण करवाया जाए। इसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक स्तर से बालकों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। अगर प्रथम क्लास से ही विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था की जाए तो उनका जो दृष्टिकोण होगा और विज्ञान के प्रति जो रुचि होगी वो प्राथमिक बालकों से ही स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए उनको प्राथमिक स्तर पर ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रयोग के आधार पर परिविषय जानकारी प्रदान करनी चाहिए। अब दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या का स्वरूप व्यापक होता है। यानी दूसरे विषयों की तुलना की जाए तो विज्ञान का जो विषय होता है वो बाकी विषयों से बहुत व्यापक दृष्टिकोण होता है। इसमें जो पढ़ने वाले बालक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बाकी बालक होते हैं जैसे आर्ट्स में पढ़ते हैं उन बालकों से थोड़ी तेज होती है। इनकी जो नॉलेज होती है वो तेज होती है, क्योंकि एकदम सटीक और सत्य चीजों को खोजना है,
तो इसके लिए मशक्कत उथल पुथल ज्यादा करते हैं और मस्तिष्क की उद्वेलन यानी ब्रेन स्ट्रीमिंग का काम ज्यादा होता है। यानी इनका जो जो दृष्टिकोण होता है वो व्यापक होता है। विज्ञान की पाठ्यचर्या को मानव के किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं किया गया, वरन उसे मानव जीवन के उन सभी पक्षों से संबंधित किया गया है जो कि सर्वांगीण विकास में सहयोग करते हैं, जैसे पर्यावरण अध्ययन है, स्वास्थ्य है, विज्ञान दृष्टिकोण आदि, यानी सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। अब है तीसरा, प्रयोगशाला की व्यवस्था। प्रयोगशाला की व्यवस्था आपको ध्यान होना चाहिए कि विज्ञान में बिना प्रयोग के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है और प्रयोग के आधार पर ही किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है, किसी परिणाम पर पहुंचा जाता है। बिना मतलब किसी भी विषय वस्तु को या किसी कहने पर उन चीजों को नहीं माना जाता है, बल्कि उसका प्रयोग के आधार पर एक सत्य निकाल के सटीक और तभी उसको पहचाना जाता है। यानी विज्ञान के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने तथा उसको प्रभावी रूप से संपन्न करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में विद्यालय में प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई। प्रयोगशाला के माध्यम से विज्ञान की पाठ्यचर्या में निहित गतिविधियों को सरलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। अब है कि संसाधनों की व्यवस्था होता है। संसाधनों की व्यवस्था, संसाधनों की व्यवस्था यानी संसाधनों की व्यवस्था है। विद्यालय में विज्ञान की पाठ्यचर्या को प्रभावी रूप से मनाने के लिए विज्ञान से संबंधित सभी संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा विज्ञान साइंस लैब अलग होता है, साइंस में हर जो उपकरण होते हैं, जो प्रयोग करने के उपकरण होते हैं, वो सभी की व्यवस्था होती है। क्योंकि साइंस में अगर हम बच्चों को अध्ययन करवा रहे हैं तो वो प्रयोग के आधार पर ही पढ़ा सकते हैं, प्रयोग के आधार भी हम ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे स्थानीय संसाधनों के उपयोग की व्यवस्था, विद्यालय में प्रयोग प्रदर्शन की व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक उपकरण की उपलब्धता आदि होनी चाहिए। अब इसमें गतिविधियों की अधिकता, पांचवा है गतिविधियों की अधिकता। गतिविधियों की अधिकता, इसमें ज्यादातर एक्टिविटीज ज्यादा होती है। विज्ञान में आपने देखा होगा कि विज्ञान के जो बालक होते हैं वो एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, थियोरिकल बहुत कम चलता है, उनके प्रायोगिक काम बहुत होता है, उसका मतलब कि प्रोजेक्ट काम बहुत होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 की रूपरेखा के आधार पर विज्ञान की पाठ्यचर्या में गतिविधियों को अधिकता को महत्व प्रदान किया, यानी गतिविधियां यानी उनको सक्रिय रखा है, क्रियाशील रखा जाए। अर्थात विज्ञान शिक्षण की पाठ्यचर्या में प्रयोग प्रदर्शन के आधार पर ही मतलब कि आगे कार्य किया जाता है। अब है नेक्स्ट, इसके बाद में छात्रों की क्रियाशीलता। छात्रों की क्रियाशीलता, छात्रों की क्रियाशीलता। जब तक साइंस में बच्चा अगर क्रियाशील नहीं होगा तब तक वो किसी भी चीज को नहीं सीख पाएगा, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जहां पर प्रयोग के माध्यम से ही हम परिणाम तक पहुंच सकते हैं, प्रयोग के माध्यम से ही हम नतीजे तक पहुंच सकते हैं, हम प्रयोग के माध्यम से ही भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अन्यथा अगर बच्चा इस विषय में क्रियाशील नहीं होता है तो फिर वो पिछड़ जाता है और आगे जाके उसको इस विषय को छोड़ना पड़ता है। इसलिए एनसीएफ 2005 में ऐसे पाठ्यक्रम निर्मित किया गया जिसमें बच्चा हमेशा उस विज्ञान के साथ में रुचि दिखाए और सहभागिता निभाए और क्रियाशील रहे। अब इसके बाद में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास। विज्ञान के प्रति रुचि का विकास, यानी बच्चों को अगर साइंस सिखानी है, विज्ञान सिखानी है, तो बच्चों का विज्ञान के प्रति रुचि होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों का विज्ञान के प्रति रुचि नहीं है तो वो किसी भी चीज को जल्दी नहीं सीख पाएंगे और रुचि नहीं होने के कारण उनके साथ वो विषय उनके लिए क्या होगा, एक भय रहेगा और हार्ड रहेगा, कठिन रहेगा। फिर विज्ञान एक ऐसा विषय अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आपके लिए कठिन है।
और अगर आप उसमें क्रियाशीलता बताओगे, रुचि बताओगे, तो अभिज्ञान आपके लिए सरल है। अब इसके बाद में उचित शिक्षण विधियों का समावेश, 8वां है उचित शिक्षण विधियों का समावेश, विधियों का समावेश। आपकी इसमें ज्यादातर प्रयोग विधि चलती है, प्रोजेक्ट विधि चलती है, वो प्रयोग विधि के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। इसलिए इसमें अगर उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया या उचित शिक्षण विधियों के माध्यम से पाठ्यक्रम निर्मित किया गया तो बच्चा उस साइंस को अच्छे से पढ़ सकता है और उसका अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर हम उसके अंदर सही तरह से अगर इन शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर वो गणित उसके लिए हार्ड हो जाएगी। इसी तरह से हुआ है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए पाठ्यचर्या। अब विशेष आवश्यकता, इसके लिए मैंने कितने वीडियो बनाए। विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन से होते हैं? जैसे प्रतिभाशाली बालक है, मंद बुद्धि का बालक है, अपराधी बालक है, समस्यात्मक बालक है, पिछड़े बालक है। ऐसे बालकों के लिए अलग से पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए जिससे वो उस ज्ञान को प्राप्त कर सके और अच्छे से सीख सके। इसलिए तो ये थे अपने एनसीएफ विज्ञान शिक्षण के आधार। पहला था प्राथमिक स्तर से विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था, दूसरा था व्यापक दृष्टिकोण, तीसरा था प्रयोगशाला की व्यवस्था, संसाधनों की व्यवस्था, गतिविधियों की अधिकता, छात्रों की क्रियाशीलता, विज्ञान के प्रति रुचि का विकास, उचित शिक्षण विधियों का समावेश, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए पाठ्यचर्या। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हो। धन्यवाद।